Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं अपने पढ़ेंगे हिंदी में अपना पहला टॉपिक है भाषा। अपने पढ़ेंगे भाषा के बारे में। उससे पहले अपने को पता होना चाहिए भाई हिंदी, मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। तो ये हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, पूछा जाता है नॉर्मली भी, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि फारस से जो लोग आए थे इन्होंने ही अपने हिंदी या हिंदुस्तान शब्द नाम दिया था, इसलिए हिंदी भाषा फारस के लोगों के द्वारा दी गई है। अब फारसी भाषा में ये नाम मैंने जो लिखा है फारसी, उसमें ये लगा है नुक्ता। इसे क्या कहते हैं? नुक्ता। ये नुक्ता है जो सिर्फ फारसी भाषा में ही लगता है, इसके अलावा अन्य किसी भी भाषा में नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अपने बात करते हैं भाषा। भाई क्या होती है भाषा, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत की भाष धातु से। किससे बच्चों? संस्कृत की भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत की भाष धातु से उत्पत्ति हुई है। अब अपने लिए नया शब्द आ गया, ये भाष। ये क्या है? इसका अर्थ क्या है भाष का? इसका अर्थ होता है प्रकट करना या व्यक्त करना या अभिव्यक्त करना। अब आपके लिए तीन नए नाम हैं: प्रकट करना, व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। अब प्रकट करना, व्यक्त करना एक जैसे होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रकट कर रहा हूं या अभिव्यक्त कर रहा हूं, क्वेश्चन यहां से भी उठता है। प्रकट करना, मेरे सामने कोई भी नहीं है, मैं खुद से बात कर रहा हूं, तब मैं भाषा को प्रकट कर रहा हूं। अभिव्यक्त करना, यहां अभी क्या लग गया? उपसर्ग लग गया। और इस अभी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पास या सामने। अब अभिव्यक्त करने के लिए मेरे पास या सामने कोई जीवित वस्तु होनी चाहिए, तभी मैं भाषा को क्या कर पाऊंगा? अभिव्यक्त कर पाऊंगा। यहां से भी क्वेश्चन उठता है। तीन नाम है: प्रकट करना, व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको तोड़ के बता दिया। अभी उपसर्ग है, उसका अर्थ है पास या सामने। अब आती है भाषा की परिभाषा। क्या होती है भाषा की परिभाषा? इसमें आता है मन के भावों व मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। प्रकट करने का माध्यम है, वो होती है भाषा। मेरे मन के अंदर क्या विचार है, मन के अंदर क्या भाव है, मस्तिष्क के अंदर क्या विचार है, इन्हें प्रकट करने का माध्यम क्या है? मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, बता पा रहा हूं। हिंदी क्या है, भाषा क्या है, तो मेरा माध्यम क्या है? मन के अंदर जो भाव है, विचार, उनको प्रकट करने का माध्यम क्या बन गई? भाषा बन गई। ये होती है भाषा की परिभाषा। अब इस परिभाषा में दो नए शब्द आ गए। एक तो है भाव, विचार, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। भाव क्या होता है? जैसे बच्चे, मेरे मन में विचार क्या आया? किसी लड़की को देखकर मैंने विचार आया भी ये लड़की बहुत सुंदर है। मेरे मन में, मस्तिष्क में आया विचार, वो होता है विचार। लड़की को देखकर क्या विचार है भी ये सुंदर है। अब भाव क्या है? उसकी सुंदरता अपने को आकर्षित कर पा रही है और उसे देखकर अपने सुखद अनुभूति हो रही है। वो क्या है? मन के अंदर उत्पन्न हुआ भाव है। विचार और भावों में, दोनों में अंतर है। ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं भाषा को सीखने का। भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक ढंग क्या होता है? मनोवैज्ञानिक ढंग। भाई भाषा सीखी जाती है तो किस मनोवैज्ञानिक ढंग से सीखी जाती है, इसके बारे में अपने आप करेंगे चर्चा। मनोवैज्ञानिक ढंग क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भाषा को सीखने
के 3 माध्यम बताए गए हैं भाषा, इन्हीं माध्यमों के द्वारा ही सीखी जाती है। वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है, बच्चे में पहले क्या होती है? जिज्ञासा। किसी भी इस चीज को सीखने के लिए आप में क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। अब जिज्ञासा है तो आपको कोई व्यक्ति बताएगा भी ये भाषा है, तो उसका आप क्या करोगे? अनुकरण करोगे। उसका क्या करोगे? अनुकरण। अब आप में जिज्ञासा है, आपने अनुकरण के द्वारा भाषा को ग्रहण कर लिया, लेकिन भाषा तब तक आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप क्या नहीं करोगे? अभ्यास नहीं करोगे। एक सीमित समय होता है, उसके बाद में अपने दिमाग से चीजें निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको जिज्ञासा के साथ अनुकरण करना है, तो आपको अभ्यास भी करना है, तभी आप भाषा सीख पाओगे। यह होता है मनोवैज्ञानिक ढंग भाषा को सीखने का। इसके लिए इनके 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। मनोवैज्ञानिक ढंग यह होता है जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब अपने बात करते हैं भाषा की विशेषता की। क्या होता है भाषा की विशेषता? भाषा की विशेषताएं। अब भाषा बनी है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी है। वो क्या है? इसमें पहला पॉइंट होता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अब आपको पता होना चाहिए अर्जित कैसे है। जैसे एक बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर किसी प्रकार की भाषा नहीं होती। वो जन्म लेता है तो उसे भूख लगती है तो वो रोता है। अब वो रोना है, उसके लिए क्या है? वो मूल प्रवृत्ति है जो जन्मजात होती है, लेकिन वो भाषा नहीं है। वो प्रकट नहीं कर पाता कि मुझे भूख लगी है। मूल प्रवृत्तियों से अपनी माँ को संकेत दे पाता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब उसे माँ बताती है भी मैं तेरी क्या हूं? माँ हूं। तब वो अपनी माँ का अनुकरण करता है। अनुकरण करके सीखता है ये मेरी क्या है? माँ है। इसलिए भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। समाज में रह के अपने से सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? सामाजिक प्रक्रिया। अब इसका अर्थ क्या होता है? सामाजिक प्रक्रिया से अभी आपको मैंने बताया था, समाज में रहकर ही बालक भाषा को सीखता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है टार्जन मूवी। टार्जन मूवी आपने देखी होगी। उसमें बालक को जंगल में छोड़ दिया जाता है जन्म के समय। तब वो बड़ा होता है, विशालकाय रूप ले लेता है, लेकिन वो बोलता नहीं है क्योंकि उसे वातावरण नहीं मिल पाता भाषा का। वो जानवरों के बीच में रहता है, जानवरों की कोई भाषा नहीं होती। वो जानवरों के संकेत है उन्हें समझ सकता है, लेकिन भाषा नहीं सीख पाता। इसलिए भाषा को सीखने के लिए आपको सामाजिक प्रवेश आवश्यक होता है। तीसरा बिंदु है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप होता है। भाषा की विशेषता में तीसरा पॉइंट है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। अब ये मानक स्वरूप क्या होता है, इसे समझिए आप। मानक स्वरूप क्या है? भी हिंदी भाषा है, उसे मान्यता प्राप्त है शब्दकोश के द्वारा, क्योंकि उसकी व्याकरण है। बगैर व्याकरण कोई भी भाषा मानक रूप प्राप्त नहीं करती है। जैसे आपको मैंने बोला बागड़ी। अब ये बागड़ी है, ये भाषा थोड़ी है, ये तो बोली है, क्योंकि इसकी कोई व्याकरण नहीं है, इसका कोई मानक स्वरूप नहीं है। जो हमने बोल दिया वही हमारे व्यवहार में ग्रहण कर लिया गया। इसका कोई भी मानक स्वरूप नहीं है। इसलिए ये क्या है? ये तो बोली है, ना कि भाषा है। उसके लिए आपको व्याकरण चाहिए, मानक स्वरूप चाहिए। 4 विशेषता है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? परिवर्तनशील। पुराने समय में संस्कृत चलती थी, आज के समय में संस्कृत तो नहीं चलती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में बहुत कम प्रयोग की जाती है। अब परिवर्तन का मतलब क्या है? जब संस्कृत क्या थी? एक कठिन भाषा थी जो लोगों को बहुत कम समझ में आती थी। उसे तोड़ा गया फिर पाली में, पाली से उसे तोड़ा गया प्राकृत में, प्राकृत फिर कठिन थे, उसे तोड़ा गया अपभ्रंश में, अपभ्रंश से उसे फिर तोड़ा गया हिंदी में।
अब शोर सैन्य अपभ्रंश से अपनी हिंदी निकली है। इसलिए भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। एक समाज के द्वारा या एक युग के द्वारा भाषा को अपने सरल रूप में प्राप्त करने के लिए उसे तोड़ा जाता है। इसलिए भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। 5 नंबर, भाषा मानक रूप में ही प्रयोग की जाती है। मानक रूप में ही प्रयोग की जाती है, इसका अर्थ है जो आपको मैंने बताया था, मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप है मतलब उसकी व्याकरण है। लेकिन मानक रूप, जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे ये झ है, इसको पहले ये झ नहीं लिखा जाता था, इसको लिखा जाता था इस रूप में, ये लिखा जाता था, जो कि मानक नहीं रहा, इसे फिर मानक रूप में इस झ में बदला गया। ये होता है भाषा का मानक रूप। मानक रूप में ही प्रयोग की जाती है। 6 नंबर पॉइंट आता है, वो आप देखिए, भाषा 6 नंबर है, भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। कठिन से सरल की ओर चलती है। कठिन से सरल की ओर चलती है। अब इसका अर्थ क्या है बच्चों? भाषा कठिन होती है पहले, जब हम जिज्ञासा, अनुकरण या अभ्यास के द्वारा सीख जाते हैं तब हमारे लिए क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे बालक छोटा होता है और वो स्कूल में जाता है तो उसे टीचर के द्वारा कै क्या है वर्ण सिखाया जाता है कि बालक ये क्या है? कै है। कै से क्या होता है? कबूतर होता है। लेकिन बालक के लिए ये कै भी क्या है? बहुत कठिन है। उसे मानक रूप में समझाने के लिए उसे नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। इस रूप में बालक को सिखाया जाता है डॉट के रूप में, तब वो इसे लिखना सीख पाता है, फिर इसका प्रयोग करना सीख पाता है। भाई ये क्या है? कै है, वर्ण है, जो आगे शब्दों का निर्माण करता है। इसलिए क्या है? पहले बालक के लिए कै क्या है? कठिन है, लेकिन जब वो अभ्यास के द्वारा सीख जाता है तो उसके लिए क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। ये सब थी भाषा की विशेषताएं। अब अपने बात करते हैं भाषा का विकास क्रम, कि भाषा का विकास क्रम क्या है? भाषा का विकास क्रम, भी भाषा आई है हिंदी भाषा तो कहां से आई है? इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले प्राचीन समय में संस्कृत भाषा थी, जो 2 रूप में चलती थी। एक तो चलती थी वैदिक रूप में, एक चलती थी लौकिक रूप में। अब वैदिक रूप, लौकिक रूप, इनमें भी समाज के अनुसार भाषाओं को 2 रूप में बांटा गया था। वैदिक रूप, जैसे वेद की रचना यह उपनिषद है, उनकी रचना वैदिक भाषा में, संस्कृत भाषा में हुई है। लेकिन समाज का हर वर्ग वैदिक भाषा को नहीं समझ पाता था, इसलिए उसे लौकिक भाषा में तोड़ा गया। बातचीत के रूप में उसे सरल बनाने के लिए लौकिक भाषा में तोड़ा गया। अब संस्कृत भाषा ये कठिन थी तो उसे आगे पाली भाषा में तोड़ा गया। पाली को आगे प्राकृत भाषा में तोड़ा गया। प्राकृत को आगे अपभ्रंश में तोड़ा गया। किस में तोड़ा गया बच्चों? अपभ्रंश में। यह आपको नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख देता हूं मैं। संस्कृत, संस्कृत के 2 रूप थे, वैदिक और लौकिक। अब संस्कृत को तोड़ा गया पाली के अंदर, पाली को तोड़ा गया प्राकृत के अंदर, आसान बनाया गया। पाली आसान थी लेकिन जैन धर्म के लिए थी, प्राकृत थी बौद्ध धर्म के लिए थी। अब ये कठिन थी तो इसे अपभ्रंश में तोड़ा गया। किस में तोड़ा गया बच्चों? अपभ्रंश में। अब अपभ्रंश को फिर तोड़ा गया किसमें? 2 रूप में। एक तो था नागर अपभ्रंश और एक था शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। अब अपनी हिंदी भाषा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कहां से निकली है? शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। हिंदी भाषा कहां से निकली है? शौरसेनी
अपभ्रंश से निकली है। ये होती है भाषा का विकास क्रम। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत से, पाली से, शोर सेनी अपभ्रंश से, तो आपको आंसर देना है शोर सेनी अपभ्रंश। अब अपने बात करते हैं हिंदी की। वो तो होगी भाषा का विकास क्रम सब हो गया। हिंदी अपने को पढ़नी है तो इसके लिए अपने को क्या पढ़ना चाहिए? पहले पढ़ना है अपने को वर्ण विचार, उसके बाद में अपने को पढ़ना है शब्द विचार, उसके बाद में अपने को पढ़ना है वाक्य विचार। अब भाषा अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। भाषा की मैंने आपको परिभाषा बताई है, उस शब्द को तोड़ के बताया, उसकी विशेषता बताई है, मनोवैज्ञानिक क्रम बताया, विकास क्रम बताया। अब अपने बात करेंगे भाषा में वर्ण है, इसका क्या महत्व है, शब्द का क्या महत्व है, वाक्य का क्या महत्व है, वो अपने क्या करेंगे आगे की वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।